आपको दिखाया था बिहार के प्रचार का रंग, तो बिहार में धुआंधार प्रचार चल रहा है और इस प्रचार में कई सवाल कई जवाब भी हो रहे हैं। एक सवाल कल उठा था छठ का, तो उस पर अब जवाब भी आ रहा है। तो बिहार में छठ के सवाल पर पीएम का जबरदस्त पलटवार। बिहार के पहले चरण के चुनाव प्रचार में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे में हर दल के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में हैं। करीब 2 महीने के बाद राहुल गांधी भी बिहार कल पहुंचे और पीएम मोदी पर उन्होंने जमकर सियासी हमला कर दिया। पीएम मोदी ने बिहार में एक चुनावी जनसभा में महागठबंधन की घोषणाओं पर आज चुटकी दी। पीएम ने लोगों से पूछा कि लालटेन युग के लोग क्या बिहार में बिजली दे पाएंगे क्या? पीएम ने कहा कि विकसित बिहार के लिए उद्योग चाहिए, उद्योग के लिए जमीन चाहिए, बिजली और कनेक्टिविटी चाहिए और कानून का राज चाहिए। जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का है वो क्या उद्योग के लिए जमीन देंगे? पीएम ने आरजेडी के शासन को कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन से परिभाषित किया। तो वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिना पीएम का नाम लिए कहा कि बाहरी व्यक्ति को बिहार में डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। तो एनडीए बनाम महागठबंधन की चुनावी जंग में राजनीतिक दलों के बीच वार और पलटवार जारी है। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी सीधे आरजेडी पर हमलावर हैं, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 2 महीने बाद बिहार पहुंचे और वहां की सुध लेते हुए नजर आए। लेकिन राहुल ने तेजस्वी के प्रण की कम और पीएम मोदी पर हमला ज्यादा बोला। जनसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर छठ पूजा को लेकर ड्रामा करने का आरोप लगा दिया। राहुल ने कहा कि वोट के लिए तो पीएम कुछ भी करेंगे। तो पीएम ने आज राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि छठ महापर्व मानवता का बड़ा पर्व है। क्या कोई इस तरह छठ मैया की पूजा का अपमान कर सकता है क्या बिहार इसे सहन करेगा? पीएम ने लोगों से नामदार और कामदार में अंतर बताते हुए कहा कि ये नामदार युवराज एक गरीब पिछड़े के बेटे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वे दिन रात मुझे गाली देने और कोसने में लगे रहते हैं। सत्ता की लालच ने आरजेडी और कांग्रेस को एक साथ रहने को मजबूर किया है। तो उधर राहुल गांधी और तेजस्वी अलग अलग सभाओं में लोगों को महागठबंधन की वापसी का भरोसा दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि 20 दिनों तक बिहार में वोट चोरी को लेकर यात्रा करने वाले राहुल गांधी बिहार में पीएम मोदी को मुद्दा क्यों बना रहे हैं? तो कल जो छठ को लेकर सवाल उठाया था उस पर पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आज तीखे प्रहार किए। पीएम ने कहा कि कामदार को गाली दिए बिना कामदार का खाना ही हजम नहीं होता। अभी जो लोग नामदार हैं वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। दलित को, पिछड़े को गाली देना तो ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और इसलिए ही तो ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, नफरत करते हैं, गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि एक पिछड़ा, एक गरीब घर से निकला, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज यहां पहुंच गया है। तो प्रधानमंत्री ने जो आज जवाब दिया, तो कल दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत हमला बोला था। क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। लेकिन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में तो हर महकमे में भ्रष्टाचार है, इसका आरोप उन्होंने लगाया और जनता से एक बार फिर से उन्हें मौका देने की अपील की। थाना चले जाओ, ब्लॉक चले जाओ, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है क्या? दाखिल खारिज में घूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर घर नल से जल वाले में घूसखोरी हुई कि नहीं? राशन में कमीशन खोरी हो रही है कि नहीं?
FIR लेता है उसमें भी पैसा लेता है, शराब बिकवा रहा है इन लोग का, गरीब को जेल में डाल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, गरीब को जेल में डाल रहा है। कितना घूस बढ़ा है ना। इन सब से मुक्ति पाना है तो हमको एक मौका आप लोग देने के काम। तो वहीं तीसरे खिलाड़ी जनसुराज पार्टी के प्रमुख ने आरजेडी पर वोट के लिए कुछ भी कहने का आरोप लगाया और लालू राबड़ी के 15 सालों के राज में विकास को लेकर तेजस्वी से सवाल पूछे। किसी भी तरीके से वोट ले लो, उसके बाद 5 बरस देखा जाएगा। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई 15 बरस तक आपके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, कितना आदमी को नौकरी दिए, 3 बरस खुद उप मुख्यमंत्री थे, बिहार का कितना विकास कर दिया। बाबूजी चारा चोरी में जेल गए, चारा चोरी का आदमी का छोड़िए, जानवर का चारा ये लोग खा गया, और यहाँ पर अभी बात कर रहा है कि हम आएंगे तो बिहार का विकास करेंगे। तो बिहार की जनता अगर फिर इनके चक्कर में पड़ी तो और जंगल राज पार्ट 2 चालू हो जाएगा। अब बात चौथे खिलाड़ी की। चौथे खिलाड़ी हैं ओवैसी। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा में 2% वाले पार्टी के प्रत्याशी को उप मुख्यमंत्री बनाने को प्रमुखता से उठाया और सवाल किया कि 2% वाला मुख्यमंत्री तो 17% वाला क्या सिर्फ दरी बिछाएगा? तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर VIP पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपनी समाज के इतिहास पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है, अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। VIP ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा, दरी बिछाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। तो मल्लाह बनाम मोहम्मद का मामला आ गया है। देखिए, और इन सब के बीच बिहार में जो आगामी विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर राजनीतिक नेताओं और दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तो आपने सुने ही, लेकिन बिहार के लोगों का कहना है कि NDA सरकार आज की जरूरत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिहार में जंगल राज नहीं मंगल राज चल रहा है, और उन्होंने कहा कि 2025 ही नहीं 2030 में भी भारी बहुमत से बिहार में NDA की ही सरकार बनेगी। जरूरी है जी, मंगल राज चल रहा है, कोई जंगल राज थोड़े ना चल रहा है। हम जब से आए तब से मंगल राज देखे हैं। कोई तो मोदी और नीतीश जी जो है जरूरी हैं? जरूरी है, आ रहे हैं, जरूरी क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 25 से 30 फिर वही सरकार आएगी। तो मोदी जी जो है इस बार कितनी वोट और जो है नीतीश जी इस बार कितनी NDA सरकार बनेगी? अनगिनत वोट गिरेगा सर। हवाबाजी नहीं क्यों, खेसारी लाया लथी लाया, वो तो हवाबाजी है। प्रोग्राम कराइए ना पवन सिंह और खेसारी लाल को, बराबर का टक्कर मिलेगा। मोदी माने नीतीश कुमार माने देश। जनता के अपने अपने विचार होते हैं। जाहिर सी बात है कि जो महसूस करता है वो उसके बारे में बोलता है, अपने अपने लोगों को समर्थन भी करता है। लेकिन बिहार में जो चुनावी रंग है, प्रचार का रंग है, सवाल हैं, जवाब हैं, इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज खास तौर पर जुड़े हुए हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ स्टूडियो में ही जुड़े हुए हैं। आगे चल करके हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट जुड़ने वाले हैं। फिलहाल विनोद जी से मैं ज़रा इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। विनोद जी, प्रचार ने रंग तो पकड़ लिया है। कल आपने 59 दिन गिन के बताया था ना, 59 दिन बाद कल राहुल गांधी जी पहुंचे थे, बहुत सारे सवाल उठाए, उन्होंने तमाम सवालों को उठाया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको करारा जवाब दिया है, और जवाब तो कल बीजेपी की तरफ से छठ महापर्व को लेकर आ गई थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया है राहुल गांधी के उन सवालों का। पीएम आज बिल्कुल जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। विनोद जी, लाल जी, ये लोकतंत्र है और चुनावी फिजा है, तो जाहिर सी बात है कि नेता अपने अपने तरीके से मुद्दे उठाते हैं। नेता अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जाके अपनी बात को कहने का अपना अंदाज दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बीच में तो ये बात आपने जो कही कि 59 दिन के बाद राहुल गांधी वहाँ पहुँचे थे, तो जो मिसिंग था राहुल गांधी का, शायद वो बिहार के चुनावी फिजा में वो एक बार उस चीज़ को भरना चाह रहे थे। लेकिन उनके वो अपने मिसिंग को, इस बार उनके पास में वोट चोरी वाला कोई ऐसा मुद्दा था नहीं, ना उनके पास में वोट अधिकार यात्रा जैसा कुछ बड़ा स्लोगन था। और तेजस्वी प्रण जो है उसको लेके वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी का कल और आज की सभाओं में दिखा।
तो राहुल गांधी के लिए सबसे जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो पीएम मोदी पे आरोप लगाओ और पीएम मोदी के बारे में जो बताना हो अपना जो लगातार वो कहते रहे उसी अंदाज में वो कहते रहे वहां पे। लेकिन अब सवाल है कि पीएम 140 करोड़ देश का एक प्रधानमंत्री को लेके जब आप इस तरह के अमर्यादित टिप्पणी करते हैं तो वहां के लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप बिहार में लोगों को जिस तरह से देख रहे हैं कि बिहार के लोग शायद यही भाषा पसंद करते हैं, यही भाव बिहार के लोगों का है, ऐसा लोग परसेप्शन बनाए हैं। शालीनता और बिहार के आदर देने में, सम्मान देने में ये बिहार के सानी आप कर सकते हैं कहीं दूसरे जगह भी। तो उन सब चीजों के बीच आप धता बताते हुए अब छठ के बारे में आपको नॉलेज कोई पता नहीं है, आप कह रहे हैं यमुना को कह रहे हैं वो तालाब है, आप कह रहे हैं कि पीएम को आप जहां बुला लो वोट देने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। तो इस तरह की अमर्यादित जब आप बात करते हैं तो पीएम से वही नामदार और कामदार सुनेंगे। अच्छा, पीएम ने उसको डिफाइन किया बिल्कुल कि भाई आपका जो विरासत से आप आए हो चांदी के चम्मच सोने के चम्मच लेके, ये आप विरासत के लोग आखिर इस गरीब परिवार से आने वाले एक जो हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले के मन में को लेकर आपके मन में कितनी ये है उसमें फ्रस्ट्रेशन वो आपका दिखता है। ये एक बार की नहीं है। आप जब भी कभी पीएम मोदी के लिए संबोधन करने उठते हैं तो आप भूल जाते हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री भी है। बिल्कुल। तो ये इस बातों को लेके जब पीएम अपनी उस सभा में है तो जाहिर सी बात है लोगों में इस बात को एक आप कह सकते हैं कि ज़हनी तौर पर लोगों ने इसको लिया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब संवाद करते हैं तो वो उस जब सभा में अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और ये जो सबसे बड़ी पीएम की खूबी है और उस जगह पे जाके जनसंवाद का इतना आर्टिकुलेट अपने लैंग्वेज में पीएम ने जिस तरह का बनाया है पिछले 11 साल में, मुझे लगता है कि देश के नेताओं को इस मर्यादा को भी समझनी चाहिए। बिल्कुल, ये मर्यादा कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है जब कहा जाता है कि वोट लेने के लिए तो देश के प्रधानमंत्री डांस भी कर देंगे स्टेज पर आकर, ऐसी बातें कही जाती हैं। और प्रधानमंत्री जी की मां को लेकर के क्या क्या कुछ इस दौरान कहा गया वो सब हमने देखा। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक भी जुड़ गए हैं, साथ में भूपेंद्र यादव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार भूपेंद्र जी जुड़ने के लिए इस चर्चा में। मैं पहले जरा कुमार आलोक के पास चलता हूं, उसके बाद फिर आपके पास आ रहा हूं। भूपेंद्र जी, आलोक, आज किस तरह का प्रचार का रंग है, क्योंकि दोनों तरफ से लगता है कि बिल्कुल पूरा जोर लगा दिया गया है, लेकिन कल जो राहुल गांधी ने जो कुछ सवाल उठाए थे, आज मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री ने पूरा बिल्कुल धुआंधार जवाब दिया है उन बातों पर। आलोक, बिल्कुल, अगर आप कहें कि उनका जब भाषण शुरू हुआ और जिस तरीके से उन्होंने छठ पर्व की विशेषता और छठ पर्व की महानता और बिहार से किस तरीके से छठ का पर्व जो है पूरे जनमानस में जिस तरीके से घुसा हुआ है, सेंटिमेंट है उसके साथ, धार्मिक आस्था उसके साथ, तो एक पूरा 30 मिनट का उन्होंने छठ पर्व के बारे में बताया, उसकी महानता के बारे में बताया और कैसे भारत सरकार यूनेस्को में इसको लेकर के जाने वाली है, क्योंकि यूनेस्को में जब धरोहर की सूची शामिल होती है तो काफ़ी कुछ सरकार को करना पड़ता है, काफ़ी कुछ सबूत देने पड़ते हैं, काफ़ी विश्लेषण के बाद वो धरोहर में शामिल होता है। तो इसको लेकर के लंबा उन्होंने बताया कि किस तरीके से एनडीए की सरकार जो केंद्र में है धरोहर की सूची में छठ पर्व को लाने के लिए प्रयास कर रही है। उसके बाद 25 मिनट के छठ के पर्व की महानता के बाद, उसकी बखानता के बाद जिस तरीके से उन्होंने कटघरे में खड़ा किया तेजस्वी यादव को, जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया कि किस तरीके से इन लोगों ने मजाक बनाया छठ पर्व का, जो निर्जला व्रत रख करके जो नारी या माता या बहन इतना कठिन पर्व करती है और ये इतना पवित्र पर्व है, और इसको इन दोनों ने, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जिस तरीके से मजाक उड़ाया, तो क्या आप बिहार की जनता इसको माफ करेगी या बिहार की जनता इस अपमान को बर्दाश्त करेगी? और उसके बाद बिल्कुल इंटरेक्टिव अंदाज में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषण वो दे रहे थे, इंटरेक्टिव अंदाज में जनता से जो वहाँ पर उपस्थित थी, भारी जनसमूह वहाँ पर उपस्थित था और उनकी एक एक चीज पे, एक एक क्वेश्चंस का वो जनता उत्साह के साथ जवाब दे रही थी और उनके साथ हाँ में हाँ मिला रही थी कि नहीं, जो आप कह रहे हैं वही सही है। तो इस तरीके से छठ को लेकर के निशाना चुनाव था और चुनाव पर में जिस तरीके से विपक्ष, खासकर महागठबंधन जिस तरीके से जो उनकी ओछी टिप्पणियां हैं, उन टिप्पणियों को लेकर के कड़ा प्रहार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि तमाम जवाब दिए, लेकिन क्योंकि अभी कांग्रेस या आरजेडी के प्रवक्ता नहीं है, इसलिए भूपेंद्र जी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए राहुल गांधी ने बोल भी दिया कि वोट के लिए तो प्रधानमंत्री मंच पर आकर के डांस भी कर लेते हैं,
भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है? राहुल गांधी ने क्या इतना गलत बयान दिया कि आप लोग इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर छठ पर्व को लेकर के मुद्दा बना रहे हैं आप लोग? देखिए लालचंद बाबू, मैं आपको बता दूं कि देश के एलओपी और बिहार के एलओपी जी, ये दोनों जो है ना जंगल राज की युवराज हैं। और इनको बिहार की जो हमारी गरिमाई त्योहार है छठ महापर्व, उस पर जो है ना हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में 140 करोड़ द्वारा चुनी गई जनता के द्वारा चुनी गई प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना और इस तरह का अमर्यादित शब्द का उपयोग करना, यह देश हित के लिए दुर्भाग्य नहीं, बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता इस बात से काफी आक्रोशित है मेरे भाई, क्योंकि राहुल गांधी जी ने इस बात को जो रखा, तो बिहार की सम्मानित जनता एकदम जो है ना इस बात को जो है गांठ पाड़ लिया है कि हमारा छठ महात्योहार इतना तपस्या करके हमारी माँ बहनें, ये बात तो सही है, प्राकृतिक की पूजा होती है मेरे भाई, और इस प्राकृतिक में हम समझते हैं कितनी शक्ति है, पंच तत्व की पूजा होती है। यह हमारे लिए बिहार की धरती ही नहीं पूरे देश के लिए यह महान पर्व है जो स्वच्छता से मनाया जाता है। और इस पर इस तरह का टिप्पणी करना, उसमें भी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल करके इस तरह का वोट के फिराक में जो है ना ये दोनों जंगल राज के युवराज जो अपमानित करने का काम किया है, इस बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता इनको आने वाला 2025 चुनाव में वोट के चोट दे करके इनको बाहर करने जा रही है। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि ये लोग बेरोजगार लोग हैं, ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी है रे भाई, ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करके जो है ना पूरे देश पर इनकी जो है ना जो 55 साल की शासन रही है, उसी छटपटाहट में ये राहुल गांधी जो अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, बिहार का खास करके पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित और माइनॉरिटी के लोग भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का, तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने धर्म को तो ही छोड़ ही दिए हैं, इसलिए छोड़ दिए हैं कि जदूवंश से नहीं आते हैं, ये गरेरी परिवार से आते हैं, और गरेरी परिवार से आकर के जदूवंश के जो है ना ये जो क्या किए हैं, घोंगी ओढ़ लिए हैं, और घोंगी ओढ़ करके अब देख लीजिए इनके कहीं भी स्टेज शो होते हैं मेरे भाई लालचंद बाबू, तो इनके स्टेज पर क्या गाना बजता है कि आवे दा भैया के सत्ता में कट्टा सटा के उठा ले बोंगे। तो अच्छा भूपेंद्र जी, अभद्र भूपेंद्र जी, आज आपके घोषणा पत्र का, संकल्प पत्र का भी इंतजार है, उसके बारे में क्या अपडेट है? क्या आज जारी कर रहा है एनडीए घोषणा पत्र क्या, और क्या बिल्कुल खुले तौर पर, हालांकि अब तो ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना है? देखिए ऐसा है लालचंद बाबू कि हमारा 10 महीना से पूरे प्रदेशों के अंदर में एकदम बूथ टू बूथ जा करके हमारे पांचों पांडव जिस तरह से इंटैक्ट है बिहार की धरती पर सम्मानित जनता के बीच जा करके अपनी बातों को, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए कार्य और हमारे आदरणीय सम्मान नेता नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्य को गिनाने का काम कर रहे हैं। और यही बिहार की सम्मानित जनता मुझे बार बार एनडीए को समर्थन दे करके, अपनी आशीर्वाद दे करके जो है ना आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार विकसित बिहार की श्रेणी में आगे बढ़ रही है। और बिहार का रफ्तार जो है ना विकासशील से विकसित श्रेणी में 2030 में आप देखिएगा लालचंद बाबू की यह बिहार की धरती हमारे जैसे ही हमारे देश के प्रदेश के 13 करोड़ सम्मानित जनता जब वोट करके हम लोगों को फिर पुनः मौका देगी, तो इस देश का पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश का प्रधानमंत्री और बिहार का मैं लौटता हूं आपके पास आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप देखिएगा कि 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी से लेकर के बिजनेस तक, लगता है संकल्प पत्र में आप ये सब चीज शामिल करेंगे, है ना? संकल्प पत्र में ये सब कुछ शामिल कीजिएगा ना? सुन लीजिए, बिहार को जो है ना हम लोग उद्योग युक्त बनाएंगे। ठीक है, और बिहार ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। पलायन मुक्त बिहार बनाएंगे। कुमार आलोक मुझे ये बताइए, करके वोट लेते हैं। ठीक, कुमार आलोक, आज प्रधानमंत्री ने जो करारा हमला बोला, उस पर क्या विपक्ष की तरफ से कहीं किसी रैली में या कहीं से आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से किसी ने कोई अभी तक जवाब दिया है क्या?
देखिए, अभी तक तो तेजस्वी की रैली थी, तेजस्वी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं और उसके बाद महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी की भी रैली थी और इसके अलावा सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य की रैली थी। तो दीपांकर भट्टाचार्य ने जहां तक रैली में काउंटर तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया, केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। तेजस्वी जो लोकल इश्यूज है, जो एक बार फिर उन्होंने बीच में वोटर अधिकार यात्रा जब हुई राहुल गांधी के साथ, तो सुर में सुर मिलाने लगे थे वोट शोर को लेकर के या वोट चोरी को लेकर के, लेकिन अब वो अपने पुराने आइटम पे आ गए हैं। यानी कि जो 2020 में जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था और बखूबी अच्छा चुनाव लड़ा था और लगभग सत्ता प्राप्त करते करते रह गए थे, तो उनको लग रहा है कि वही जो इश्यूज था, विकास का इश्यूज, बेरोजगारी का इशू, रोजगार का इशू, उसको लेकर के एक बार फिर वो उठा रहे हैं और अपनी सभाओं में। और दूसरा उनका जो इशू है, वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार में जो निचला स्तर से लेकर अफसरशाही का राज है, निचला स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक ब्यूरोक्रेट पूरा हावी है और आम जनता उसमें पिस रही है। तो इन लोकल मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव अपना चुनावी सभा में लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो इन सब बीमारियों को दूर करेंगे। ठीक है, मैं लौटता हूं विनोद जी, क्योंकि आज हमारे पास नहीं है विपक्ष की तरफ से फिलहाल कोई नहीं जुड़े। मैं एक सवाल पूछता हूं, विपक्ष ने मुद्दा बनाया एनडीए के खिलाफ दो चीजों का कि भाई इनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कहां है, लेकिन अब लगभग स्थिति साफ है। कल अमित शाह जी ने भी साफ कर दिया था। एक मुद्दा उन्होंने और बनाया हुआ विपक्ष ने विनोद जी, कि इनका संकल्प पत्र कहां है। तो जितनी देरी हो रही है एनडीए के संकल्प पत्र आने में, उतनी ज्यादा बोलने की गुंजाइश विपक्ष के पास है अपनी रैलियों में। देखिए लाल जी, इस चुनाव में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है और नई नई चीज़ें जो उभर के आ रही है, हर चुनाव में ऐसा होता है, हर प्रदेश में। बिहार में कुछ खास क्या है मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एनडीए में ड्रॉबैक नहीं है, एनडीए में भी ड्रॉबैक है और जिस चीज को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बार बार उठा रहे हैं, एनडीए की उन कमियों को भी बता रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि एनडीए का शासन में डेवलपमेंट हुआ है तो कुछ कमियां नहीं है, और उस कमियों में वो 20 साल के नीतीश सरकार को भी एक प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। उन कमियों में वो गिना रहे हैं। तेजस्वी यादव बार बार नीतीश सरकार पे हमला करते हैं, नीतीश के स्वास्थ्य को लेके बताते हैं और अपने को एक युवा एक चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार बताते हैं। तो ये कंपैरिजन उन लोगों के सामने में देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि युवा को लेके लोग उनके अतीत को याद करता है या युवा के रूप में उनको एक रिस्पॉन्सिबल लीडर के रूप में एक जिम्मेदारी देता है, ये तो बिहार के लोग तय करेंगे। लेकिन तेजस्वी इस कंपैरिजन को लोगों के बीच में रखते हैं और लगभग हर सभाओं में रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारी उम्र कच्ची है लेकिन हम जुबान के पक्के हैं। तो इन सब चीजों को लेके आप देखिए कि उनके साथ में कहने के लिए भी है। ये बात अलग है कि उनकी नौकरी और ये सब चीज जब वो घोषणा पत्र में डालते हैं तो मजाक जैसा लगता है, लेकिन वो सीधे सीधे कुछ कमियां जो एनडीए की सरकार की रही है इन 20 सालों में अच्छा, इसमें मजे की बात है कि इस 20 साल में 2 बार तेजस्वी खुद ही सरकार के हिस्सा रहे। 2 बार 17 महीने 18 महीने के शासन में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे। बिल्कुल, लेकिन उनका हक है कि एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे को उन सामने में लाएं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो इस बार में जो माइनॉरिटी वोट है उसको लेके है। और ये पूरी सियासत जहां तक मैं समझ रहा हूं कि अब आप बिहार के 17-18% वोट शेयर जो है जिसको लेके इसके तेजस्वी यादव और लालू यादव का अपना एमवाई समीकरण रहा है, उस एमवाई समीकरण में वो कितना असर डाल पाएंगे 3% निषाद वोट को लेके और मल्लाहों का नाम पे सन ऑफ मल्लाह को जोड़ के, ये बताना भी मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ये तय है कि बिहार में जितना मुस्लिम वोट को लेके इस बार स्ट्रगल है कि अब आप देखिए कि अखिलेश यादव के एक कैंडिडेट बिहार में नहीं है लेकिन अखिलेश यादव के 14 सभाएं हो रही है। पहली सभा अखिलेश यादव की उसी सैयद साहबुद्दीन का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ओसामा साहब का, उसके बेटे हैं, तो राघोपुर है सिवान का शायद वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का रघुनाथपुर में अखिलेश यादव अपनी पहली सभा का शुरू कर रहे हैं और वो भी ओसामा के सपोर्ट में, ओसामा साहब के सपोर्ट में। अब आप ओवैसी साहब को देखिए कि सीमांचल में वो पूरी तरह से घेराबंदी कर रहे हैं। और आप प्रशांत किशोर का देखिए तो उनका भी लगभग ये है, वो मुस्लिम के वोटर्स के बीच में जाके एक बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि ये पूरी मजबूरी जो इंडिया गठबंधन की है मुस्लिम वोट में एकता रखने की, मुस्लिम वोट में किसी तरह की बंटवारा रोकने की, ये सारी चीजें अगर इस मामले में ओवैसी साहब का, प्रशांत किशोर का
ये सारा चीज खेल कुछ होता है जी। तो मुझे लगता है कि ये आरजेडी को नुकसान है। इसीलिए आरजेडी को अपने घोषणा पत्र में इनको वक्फ का भी लाना पड़ा है कि हम वक्फ के बिल को, कानून को रद्दी के टोकरी में फेंक देंगे वगैरह वगैरह। अभी अखिलेश को उतार रहे हैं। तो इन चेहरों को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि बिहार में जो डर है वो किसी और चीज को लेके है, और महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में ये साफ दिख रहा है। काफी हद तक आपने जो बिहार में चल रहा है नैरेटिव उसको बता दिया। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जो एनडीए घोषणा पत्र को, अपने संकल्प पत्र को लाने में देरी कर रही है, इससे विपक्ष को बोलने का कुछ मौका मिल रहा है? मुझे नहीं लगता कि सत्ता पक्ष को कभी घोषणा पत्र देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सत्ता पक्ष के सामने में मजबूरी ये होती है कि वो जब वो घोषणा पत्र में कुछ लाते हैं तो उनको वो करना पड़ता है। उसको संकल्प पत्र जब बीजेपी कहती है तो अगर वो सरकार में आती है तो आते ही साथ ही उस पर उसको अमल करना होता है। ठीक है। ये विपक्ष के पास में एक अपॉर्चुनिटी होती है जी कि वो कुछ भी अपने उन चीजों को गिना सकते हैं, हम चांद दे देंगे, तारे दे देंगे, वो गिना सकते हैं। ठीक है। लेकिन सत्ता पक्ष में घोषणा पत्र को लेके मुझे कभी नहीं लगा कि एक ऐसी उत्सुकता होती है। वो अपने काम को लेके जाते हैं कि नीतीश कुमार जब अपने सभाओं में जाते हैं तो वो रोड की बात करते हैं, 24 घंटे बिजली की बात करते हैं, वो स्कूल की बात करते हैं। तो उन्होंने जो किया है उसकी बात करते हैं, वो कर देंगे, ऐसे कोई बड़ा उसमें लोक लुभावन नहीं हो सकता। फिर भी एक औपचारिक डॉक्यूमेंट तो आता ही है। भूपेंद्र यादव जी, वो औपचारिक डॉक्यूमेंट कब ला रहे हैं आप? वो आपका जो औपचारिक तौर पर एक दस्तावेज आएगा संकल्प पत्र के रूप में, कब ला रहे हैं? और कुछ अगर खुलासा कर पाए हमारे मन से तो कर दीजिए कि क्या क्या शामिल कर रहे हैं उसमें। नहीं, हमारे यहाँ तो देखिए भाई साहब, मैं लालचंद बाबू, मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश के अंदर में विकास दिख रहा है। हम लोग करते हैं, हम लोग करने में विश्वास रखते हैं, जिसके कारण है कि बिहार की सम्मानित जनता हमको चौथी बार मौका दिया था और 5वीं पारी भी हमको जो है ना मौका देने जा रही है बिहार की सम्मानित जनता, क्योंकि हमने वर्क किया है। उनके जैसा जो है ना, हम लोग रिसोर्स को लूटा नहीं है बिहार की धरती से। ये रिसोर्स लूट करके ये लोग धन सेट हो गए हैं। यही हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 1990 में आए थे तो ये कहते थे कि कांग्रेस दंगाई बलवाई पार्टी। अरे भाई, तो कांग्रेस को दंगाई बलवाई पार्टी कह करके, सामंती कह करके यही बिहार की पिछड़ा और जो है ना माइनॉरिटी के लोग जो है ना, इनको सत्ता से बेदखल किया। अब इस बात को जो है ना कांग्रेस के लोगों को याद आ गया, अरे भाई ये तो हमारा कांग्रेस को मटिया मेट जो है ना यही तेजस्वी के पिताजी किया है। तो अब राहुल गांधी क्या किए सुने होंगे आप, देख रहे होंगे कि इन लोगों का गठबंधन कहां से कब से है, लेकिन दूल्हा कब चुन रहा है? लगना में। और वो भी अपने नहीं चुनते हैं, उनका हेलीकॉप्टर जो है ना यहाँ धूल फांक रहा है पटना के हवाई अड्डा पर राहुल गांधी जी का। लेकिन राहुल गांधी जी नहीं आते हैं, एक राजस्थान से जो है ना वहां से गहलोत जी को बुला करके इनको दूल्हा अकेले चुनवा देते हैं कुलगना में, जिसको हम लोग बुढ़वा लगन कहते हैं। तो बुढ़वा लगन में चुनाए हैं और बिहार के रिसोर्स के लूटने वाले ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी रे भाई। बिहार के अंदर में यही कांग्रेस, जानते हैं कांग्रेस के रीजन में जो है ना 30 चीनी मिले थे, जिसमें जो है ना 18 चीनी मिल जो है ना बंद हो गई थी। कांग्रेस के रीजन में 8 चीनी मिल और 18 चीनी मिल ही आदरणीय लालू प्रसाद जी 2090 के बाद जो है 2005 तक सारी चीनी मिले को बंद करा दिया। ये दंगाई बलवाई पार्टी, ये जदू वंश को तो गौ माता को आज जुड़े नहीं है, नहीं तो वो जरूर आपको जवाब देते। मैं फिलहाल कुमार आलोक के पास एक बार लालचंद बाबू 1 मिनट और। हाँ, बोल दीजिए। मैं आपको बता दूं कि यही जो है ना हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ये कहते हैं कि हम जदू वंश के मसीहा हैं। तो ये ना बताइए कि जदू वंश, हम लोग गौ माता को जो है ना पूजते हैं, उसका 960 करोड़ का चारा खा करके जानते हैं डकार गए। और वही मुसलमान भाई माई समीकरण के बल पर जिस पर ही कूद रहे हैं बिहार में इनका तेजस्वी जंगल राज का युवराज, तो जानते हैं 10% वाला जो है ना अपर क्लास का मुसलमान भाइयों को जो है ना 18 टिकट दे करके सुशोभित किया। और 90% आबादी जो पसमंदा समाज है, जो गद्दी समाज है, जो चुड़हारा समाज है, जो टायर पंचर बनाने वाला है, उसकी जो है ना वोट लेकर के इस शासन और सत्ता में जो है ना आज जो है ना खेल रहे हैं। आप भी वो मुद्दा उठा रहे हैं, आप भी वो मुद्दा उठा रहे हैं जिस पर सीमांचल में है ओवैसी जी घेर रहे हैं ना। ठीक है, मैं लौटता हूं। देखिए उनका शोएब अख्तर क्या कहा है, ठीक है, कि वक्फ बोर्ड कानून जो है ना हम पार करके फेंक देंगे। वो तो उन्होंने घोषणा पत्र में लिखित तौर पर भी शामिल कर लिया अपने घोषणा पत्र में। तेजस्वी प्रण में शामिल है वो, तेजस्वी प्रण में भी शामिल है। ठीक है, ये कानून, ये लोग जो है ना संविधान को मानने वाले लोग नहीं है।